भारत की सेना की दहाड़ सुनकर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर तनाव में। मुनीर ने धर्म का नाम लेना फिर शुरू कर दिया है। मुनीर ने इस बार कहा है कि पाकिस्तान शांति चाहता है। अच्छा, ये शांति चाहते हैं, कह रहा है कि लेकिन किसी भी तरह की आक्रमणकारी हरकत का जवाब दृढ़ता से दिया जाएगा। पाकिस्तान की सेना अल्लाह की सेना है और उसके सैनिक अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुनीर ने कहा कि भारत के साथ जंग में उसने जीत नहीं दिलाई, बल्कि यह जीत तो अल्लाह ने दिलाई है। यह अल्लाह की दुआएं हैं कि मई में पाकिस्तान ने दुश्मनों को धूल चटा दी थी। जब मुसलमान अपने अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी मिसाइल में बदल जाती है। यह आदमी अल्लाह की बातें इसलिए कर रहा है, अल्लाह की फौज पाकिस्तान की फौज को इसलिए बता रहा है ताकि इसे मुसलमानों का साथ मिले। मुसलमान ये ना सोचे कि अरे ये तो पाकिस्तान की लड़ाई, वो ये सोचे कि अरे ये तो इस्लाम की लड़ाई है, इसलिए ये एंगल लेकर आ रहा है। और कह रहा है कि अल्लाह ने हमारा मई में साथ दिया था, अल्लाह ने साथ दिया होता तो तुम्हारे 11 एयरबेस फोड़ते। अरे अल्लाह ने तुमको मैसेज दिया था कि सुधर जाओ, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया कि सुधर जाओ, लेकिन लक्षण सुधरने वाले हों तब तो। मई को अगर ये जीत मान रहे हैं तो अभी नरेंद्र मोदी तुम्हारा फाइनल पैकअप करने की तैयारी कर रहे हैं, वो सोचो कितनी बड़ी जीत होगी। मुनीर ये बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि भारत छोड़ने वाला नहीं। इस बार भारत की मिसाइल सिर्फ आतंकी ठिकानों पर नहीं बल्कि सेना के हेडक्वार्टर पर भी गिरेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि भारत के हमले से बचने के लिए ही पाकिस्तान ने ऐसा प्लान बनाया जिसमें आतंक की साजिश अफगानिस्तान और तुर्की में बैठकर रची गई। ऐसा भी दावा है कि पूरी आतंकी साजिश को अंजाम देने में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का दिमाग काम कर रहा था। पाकिस्तान को यह भी पता है कि अगर उसके खिलाफ आतंकी हमले के सबूत मिले तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का शिकंजा कस जाएगा। इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि ISI ने ऐसा प्लान बनाया जानबूझकर जिसमें आतंकी हमले में उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन या लिंक मिल न सके। इसी वजह से जम्मू कश्मीर का मौलवी इरफान अहमद है, उसका इस्तेमाल किया गया डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने के लिए, और जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनका इस्तेमाल किया गया ब्लास्ट करने के लिए। पहलगाम में इन्होंने खुद भेज दिया था पाकिस्तानियों को अटैक करने, इस बार भारत के ही लोगों को इस्तेमाल कर लिया कि भाई तुम ही फोड़ो बम, नहीं तो भारत हमको फोड़ देगा। दिल्ली ब्लास्ट पर हैरान करने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा खुलासा और हुआ है। NIA को धमाके वाली I-20 कार की ड्राइविंग सीट पर आतंकी उमर नबी का जूता मिला है। ड्राइविंग सीट के नीचे के राइट फ्रंट टायर से एक जूता बरामद हुआ जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस पाया गया। शक है कि यही विस्फोट का मेन ट्रिगर था जिससे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। यह थ्योरी इसलिए भी और पुख्ता हो जाती है क्योंकि जूते में अमोनियम नाइट्रेट और TATP विस्फोटक के ट्रेस मिले। इससे उमर के शू बॉम्बर होने का शक बढ़ गया है। एजेंसियां इसे 2001 की घटना से जोड़कर देख रही हैं जब एक अल कायदा का सुसाइड बॉम्बर पेरिस से मियामी जाने वाली फ्लाइट में होममेड बम को जूते के सोल में छुपाकर चढ़ गया था। आतंकी ने अपने जूते में TATP और PETN छुपा रखा था। उस पर जांच एजेंसियों को शक है कि उमर ने भी इसी पैटर्न का अपनाया होगा और वो शू बॉम्बर था। साल 2001 में आतंकी ने फ्लाइट में जिस जूते में बम विस्फोटक छुपाने और धमाका करने की नाकाम कोशिश की थी, उस जूते की तस्वीर ये है। काले रंग के जूते के जो उसका सोल होता है उसको काटकर उसमें विस्फोटक और ट्रिगर दोनों भर दिया गया था। आशंका जताई जा रही कि उमर ने भी इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया होगा। उमर के जूते में TATP विस्फोटक का ट्रेस मिलने से जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राईपेरोक्साइड एक घरेलू विस्फोटक है जो बहुत अस्थिर और खतरनाक होता है। इस वजह से इसे मदर ऑफ सैटन यानी शैतान की अम्मा कहा जाता है, क्योंकि यह बनाने वाले को भी मार सकता है। यह इतना सेंसिटिव होता है कि थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा घर्षण या स्टैटिक बिजली से भी इसमें जोरदार धमाका हो जाता है। मान लीजिए किसी बॉक्स में TATP है और कोई बॉक्स का ढक्कन खोल रहा है तो उतने से फ्रिक्शन से भी TATP ब्लास्ट हो सकता है। अगर यह गीला हो जाता है तब भी ब्लास्ट कर सकता है। केवल 1 ग्राम TATP का ब्लास्ट भी एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। यह विस्फोटक देखने में सफेद पाउडर जैसा होता है, लेकिन सस्ता है, आसानी से फट जाता है, इसलिए आतंकी इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैश जैसे आतंकी संगठन भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कहा जा रहा है कि यही TATP जो है वो ये डॉक्टर उमर के जूते में भी मिला है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी D6 मिशन की साजिश में जुटे थे। अब ये D6 क्या है? D6 मिशन का लक्ष्य 6 दिसंबर को आतंकी हमला करना था। देश के अलग अलग 6 शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग थी। आतंकी हमलों के बाद नेपाल भागने की साजिश थी इनकी।
आतंकी डॉक्टर शाहीन से मिले दस्तावेजों में D6 मिशन का जिक्र है। इसे बाबरी का बदला मिशन बताया गया। जब्त दस्तावेजों में डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन नाम दिया गया था। आतंकी आकाओं ने शाहीन को विदेश में नौकरी दिलाने का वादा कर रखा था। दिल्ली जांच की ब्लास्ट में अब मैडम एक्स और मैडम जेड की भी एंट्री हो गई। ये तो मैडम सर्जन है, इसको मैडम सर्जन करके बुला रहे थे, लेकिन ये मैडम एक्स और मैडम जेड कौन थी? जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में 2 नंबर मिले। कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से इन्हें सेव किया गया था। शाहीन और मैडम सर्जन को दोनों नंबरों से निर्देश भेजे जाते थे। शाहीन ने मैडम एक्स को एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, आपने जो मेडिसिन मंगवाई थी वो इस हफ्ते पहुंच जाएगी। मैडम एक्स ने रिप्लाई में कहा था कि ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल विस्फोटक के लिए किया गया था और ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल आतंकी हमले का कोड वर्ड था। जांच एजेंसियों को शक है कि ये मैडम एक्स और मैडम जेड जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहनें हो सकती हैं। आतंकी शाहीन को लेकर सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। डॉक्टर शाहीन और जैश ए मोहम्मद मिलकर एक बड़ी साजिश को भारत में अंजाम देने वाले थे। दरअसल जैश ए मोहम्मद ने डॉक्टर शाहीन को ऑपरेशन हमदर्द की कमान सौंपी थी। नाम देख रहे हैं, ऑपरेशन हमदर्द। ऑपरेशन हमदर्द के तहत मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं निशाने पर थीं। जैश ने इस ऑपरेशन के लिए 3 कैटेगरी बनाई थी। पहली कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम महिलाओं को रखना था। उन्हें पैसे का लालच देकर दहशतगर्द बनाने का प्लान था। दूसरी कैटेगरी में मॉडर्न मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था। इन्हें विदेश ले जाने और ऐशो आराम वाली जिंदगी का लालच देने का प्लान था। और तीसरी कैटेगरी में विचारों से कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था, क्योंकि इन्हें जिहाद के रास्ते पर लाना आसान था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच की सबसे अहम कड़ी डॉक्टर शाहीन ही है। आतंकियों की भर्ती से लेकर फंडिंग तक सब कुछ डॉक्टर शाहीन यानी मैडम सर्जन देख रही थी। डॉक्टर शाहीन की कुंडली खंगालने पर जांच एजेंसियों को पाकिस्तान का कनेक्शन मिलने की भी बात सामने आ रही है। यह खुलासा हुआ है कि शाहीन 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। आतंकी डॉक्टर शाहीन के पास एक नहीं 3-3 पासपोर्ट हैं। डॉक्टर शाहीन 6 बार विदेश जा चुकी है। खुलासा हुआ है कि साल 2013 में कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद डॉक्टर शाहीन थाईलैंड गई थी। जांच के दौरान आतंकी शाहीन के कुल 7 बैंक खातों का पता चला है। शाहीन के बैंक अकाउंट से 7 साल में 1,55,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। जांच एजेंसियां पैसों के सोर्स का पता लगाने में अब जुटी हैं। 3 खाते कानपुर में और 2 लखनऊ में और दिल्ली में। दिल्ली ब्लास्ट की एक कड़ी को जोड़ने के लिए आज जांच एजेंसियां हरियाणा के नूह जिले में भी गईं। यहीं की हिदायत कॉलोनी में आतंकी उमर किराए के मकान में रहता था। उमर के कमरे में बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची और तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक कमरे से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री और कुछ उपकरण बरामद हुए। यह भी खुलासा हुआ है कि इस मकान में पहले एक महिला भी रहती थी, जो अब गायब हो गई है बताया जा रहा है। उसकी तलाश भी की जा रही है। इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। यानी इधर दिल्ली ब्लास्ट की ताबड़तोड़ जांच आगे बढ़ रही, कोई भी मिसिंग लिंक न रहे इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन उधर बॉस दिल्ली ब्लास्ट पे पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता इस ब्लास्ट को लेकर जो नैरेटिव चला रहे हैं, आप सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे कि क्या लोग हैं ये लोग। ब्लास्ट को इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है। ब्लास्ट के पीछे आरएसएस का हाथ होने का झूठ फैलाया जा रहा है। ब्लास्ट को कश्मीरियों पर जुल्म और 370 हटाने की साइड इफेक्ट की तरफ पेश किया जा रहा है। इन आतंकियों को कठपुतली और भटके हुए नौजवानों की तरह दिखाने की कोशिश हो रही है। टेरर मॉड्यूल में डॉक्टरों के पकड़े जाने पर उसका ठीकरा भी मोदी सरकार और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पर फोड़ा जा रहा है। आप सुनिए कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई कैसे इस ब्लास्ट में आरएसएस यानी संघ की जांच करने की बात कर रहे हैं और इसे इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। दिल्ली में आरएसएस का हाथ है कि नहीं मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन जो जो हिंसावादी हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है उसका भी परिणाम कुछ होगा। वो कुछ माने जाने वकील हैं, तो वो जो बोलते हैं कि अंदरूनी मामला भी इसमें होगा, अंदरूनी आतंकवाद होगा, तो इसकी जांच होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि आरएसएस जिस ढंग से प्रचार वगैरह करती है, ऋतुम्बरा का ये आया था, उनको वो छोड़े,
तो क्या सरकार आरएसएस का भी जांच करेगी, ये हमारा सवाल है। नहीं, आपका सवाल क्यों है? किसने आपसे बोला कि सवाल पूछो? घर में खाली बैठे बैठे कोई काम नहीं है, यहां देश पर अटैक हो रहा है और कई हमले रोके जा रहे हैं, और उसके बाद ये लोग बैठ के कि आरएसएस का हाथ है। टाइम पास अंताक्षरी चल रही है कि तुमने जो है वो डॉक्टर्स, आतंकी डॉक्टर्स की टीम पकड़ ली तो आरएसएस को भी कर लो, उनकी भी जांच कर लो। मुंबई में अटैक हो जाए तो भगवा आतंकवाद की बात कर दो। ये क्या तराजू लेके घूम रहे हैं? जबरदस्ती तराजू बराबर करना है। ये क्या कांग्रेस के नेता है, मुझे समझ में नहीं आता है बॉस। कह रहे कश्मीर में जो होगा उसका रिएक्शन तो होगा। हर चीज का एक बहाना निकाल लेते कि कश्मीर में कुछ हो रहा है, उसके लिए आतंकी हमला हो रहा है। कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म हो रहा है, लोग नोट छाप रहे हैं, तब उसका क्या? हुसैन दलवाई ठीक वैसा ही नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा 26/11 मुंबई हमले के बाद कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी फैलाने की कोशिश में की थी।